प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण आप सभी अपने अपने घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे समय में आप अपनी पढ़ाई को रोचक तरीके से सीख समझ सकें, इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है हमारा दूरदर्शन हमारा विद्यालय कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। व्याकरण के अंतर्गत आपकी 10वीं कक्षा में हिंदी विषय में व्याकरण के अंतर्गत रचना के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ने हैं। तो हम देखते हैं कि वाक्य क्या है। आज के इस वीडियो में वाक्य क्या है और रचना के आधार पर उसके भेद क्या हैं, यह हम देखेंगे। यहां लाल घेरे में कुछ शब्द लिखे हुए हैं। शब्दों का समूह है। माध्यम, हूं, मैं, ऑनलाइन, से, पढ़ता, में, छुट्टी। क्या आपको कुछ समझ में आया? और नहीं आया तो क्यों? यहां आप देख रहे हैं शब्दों का समूह है, लेकिन इन शब्दों के समूह से कोई अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इनमें क्रमबद्धता नहीं है। क्रमबद्धता से क्या तात्पर्य है? हर भाषा के अपने व्याकरण का एक नियम होता है। जैसे अंग्रेजी भाषा में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट। इसी तरह हिंदी भाषा में सबसे पहले कर्ता होता है, फिर कर्म होते हैं, फिर क्रिया होती है। तो कर्ता, कर्म और क्रिया यह हिंदी व्याकरण के, हिंदी भाषा के वाक्य संरचना का अपना नियम है। उस क्रम में नहीं होने के कारण ही यहां आपको अर्थ स्पष्ट नहीं है। तो हम शब्दों को क्रमबद्ध कर देंगे, और जब क्रमबद्ध कर देंगे क्रमबद्धता लाते ही क्रमबद्धता आ जाने से क्या होगा? इसका अर्थ स्पष्ट हो जाएगा, सार्थकता आ जाएगी। तो हम क्रमबद्ध करके देखते हैं। सबसे पहले इसको लेते हैं। मैं करता है, छुट्टी में, फिर ऑनलाइन, माध्यम, से, पढ़ता, हूं। सारे के सारे शब्द वही हैं, हमने सिर्फ इन्हें क्रमबद्ध कर दिया। और अब आप पढ़कर देखिए, मैं छुट्टी में ऑनलाइन माध्यम से पढ़ता हूं। हम यहां खड़े होकर ऑनलाइन माध्यम से आपको पढ़ा भी रहे हैं। क्रमबद्ध कर देने भर से क्या हुई? सार्थकता आ गई। इस वाक्य में सार्थकता आ गई, और इस वाक्य के माध्यम से जो विचार व्यक्त किया गया है वह विचार पूर्ण हो गया। तो चौथी चीज, विचार पूर्णता। आप देख रहे हैं शब्दों का समूह। इन शब्दों के समूह को हमने क्रमबद्ध किया, क्रमबद्ध करने से सार्थकता आ गई और विचार पूर्णता हो गई। तो अब कोई आपसे पूछे कि वाक्य क्या है, वाक्य की परिभाषा क्या है,
तो आप अपने से स्वयं वाक्य की परिभाषा बना सकते हैं। क्या? शब्दों का वह क्रमबद्ध सार्थक समूह जिससे किसी एक विचार की पूर्णता हो उसे वाक्य कहते हैं। स्पष्ट हुआ आपको? अपने से आप परिभाषा बना सकते हैं तो यह वाक्य हुआ। अब यही मैं एक और बात आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं। जब आप बाहर से कक्षा में आते हैं और आपके शिक्षक पढ़ा रहे होते हैं तो आप पूछते हैं, श्रीमान क्या मैं अंदर आ सकता हूं? और वह शिक्षक महोदय सिर्फ एक शब्द बोलते हैं, हां। केवल एक शब्द हां सुनते ही आप समझ जाते हैं कि सर हमें अंदर बुला रहे हैं। क्यों? तो इसे हम क्या कहेंगे इस हां को? यह भी अपने आप में एक वाक्य है। क्यों है? जब दो लोग संवाद करते हैं, आपने नाटकों में देखा होगा, कहानियां पढ़ते समय देखा होगा, कहानियों में जब दो लोग बातचीत करते हैं तो एक का बोला हुआ वाक्य या एक वाक्य में एक व्यक्ति द्वारा प्रकट की गई जिज्ञासा ही दूसरे के द्वारा बोले गए एक शब्द या कुछ शब्दों को पूरा वाक्य का अर्थ देता है। हम कह सकते हैं कि जब दो लोगों की बातचीत होती है तो उसमें प्रयुक्त एक शब्द या कुछ शब्दों के पद भी जो पद कहलाते हैं, पद क्यों कहलाते हैं मैं अभी आगे आपको बताऊंगा, तो वे कुछ शब्द भी या एक सिंगल शब्द भी वाक्य कहलाता है। आपने 9वीं कक्षा में दो बैलों की कथा प्रेमचंद की कहानी पढ़ी है? क्या आप जानते हैं वह पूरी की पूरी कहानी भी एक महावाक्य कहलाती है। मतलब इस विचार पूर्णता के कारण उस पूरी की पूरी कहानी को जब आप पढ़ते हैं तो उससे एक विचार की पूर्णता होती है। तो इस एक विचार की पूर्णता के कारण वह पूरी की पूरी कहानी एक महावाक्य कहलाती है। तो वाक्य का दायरा बड़ा विस्तृत है। वह पूरी की पूरी कहानी क्या कहलाती है? महावाक्य। आपने देखा कि यहां जो कुछ शब्दों के समूह थे हमने उनको क्रमबद्ध किया। क्रमबद्ध करने से उनमें सार्थकता आ गई और एक विचार की पूर्णता हुई, उसे हमने वाक्य कहा। इसके बाद आपने देखा कि एक शब्द भी वाक्य का काम करता है। कहां? संवादों में, नाटक के संवादों में, कहानियों के संवादों में या आपसी बातचीत के दौरान। आप यह भी जाने कि पूरा का पूरा आपका एक पाठ जिनमें हजारों शब्द होते हैं वह भी एक महावाक्य कहलाता है। क्यों? क्योंकि उससे एक अर्थ या एक विचार की पूर्णता होती है। अब हम आते हैं वाक्य की परिभाषा पर। वाक्य की परिभाषा कैसे बनाएंगे? यहां शब्दों का समूह तो है जरूर, लेकिन जब वाक्य की परिभाषा बनाएंगे तो हम शब्दों नहीं लिखेंगे उस परिभाषा में। क्या लिखेंगे? मैं परिभाषा पढ़ता हूं, आप देखें। पदों का वह क्रमबद्ध एवं सार्थक समूह जिससे किसी एक विचार की पूर्णता होती है उसे हम वाक्य कहते हैं। आप देख रहे हैं यहां शब्दों का समूह है, लेकिन परिभाषा में मैं बोल रहा हूं पदों का वह क्रमबद्ध एवं सार्थक समूह। तो शब्द और पद ये दोनों क्या हैं और इन दोनों में क्या अंतर है, आइए मैं आपको समझाता हूं। आप कोई एक शब्द ले लीजिए, गया। मैं पूछूं कि यह क्या लिखा है तो आप बोलेंगे गया, और मैं पूछूं इसका मतलब क्या है तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि सर यह जाना क्रिया का भूतकालिक रूप है। जैसे मैं घर गया, वह विद्यालय गया, आप यही कहेंगे। अब हम इससे कुछ वाक्य बनाते हैं। आप देखिए, पहला वाक्य बनाता हूं मैं, गया बहुत सीधा आदमी है, सरल आदमी है।
गया बहुत सरल आदमी है, सरल स्वभाव का आदमी है। एक और वाक्य आप देख लीजिए, मैं अपने घर गया। एक और वाक्य देखिए आप, मेरा घर बिहार के गया में है। हमने 3 वाक्य लिखे हैं और इन तीनों वाक्यों में आप गया को ध्यान दीजिए। यहां गया क्या है? एक आदमी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किसी व्यक्ति का नाम है। यहां गया क्या है? क्रिया है, भूतकाल की क्रिया है, जाना क्रिया का भूतकालिक रूप है। यहां गया क्या है? बिहार में स्थित, बिहार प्रांत में स्थित एक जिले का नाम है। आपने देखा, एक ही शब्द 3 वाक्यों में 3 अर्थों में आ गया। इसीलिए जैसे ही कोई भी शब्द वाक्य में प्रयोग होता है, तुरंत वह शब्द नहीं रह जाता, पद कहलाता है। क्या कहलाता है? पद कहलाता है। गया शब्द हमने लिया था, 3 वाक्य बनाए। अब इसमें देखिए कितने पद हैं, 1 2 3 4 5। इस एक वाक्य में 5 पद हैं, शब्द नहीं हैं, क्योंकि इस शब्द का अर्थ इस वाक्य के अनुसार हो गया, स्वतंत्र नहीं रह गया। शब्दों के अर्थ स्वतंत्र होते हैं। जब मैंने गया शब्द कहा था, गया शब्द बोलते ही आपके मन में जाना क्रिया का भूतकालिक रूप आया होगा, लेकिन जब हमने वाक्यों में प्रयोग कर दिया तो तीनों वाक्यों में 3 अर्थ हो गए। तो शब्दों के अर्थ स्वतंत्र होते हैं, लेकिन जब वह वाक्य में प्रयोग होते हैं तो वाक्य में प्रयोग होते ही उनका अर्थ वाक्य के अनुसार हो जाता है। इसीलिए शब्द स्वतंत्र होते हैं और पद वाक्य के अनुसार उनके अर्थ निश्चित होते हैं। यह शब्द और पद में अंतर है। अब हम वाक्य की परिभाषा पढ़ते हैं। तो वाक्य की परिभाषा क्या होगी? पदों का वह क्रमबद्ध एवं सार्थक समूह जिससे किसी एक विचार की पूर्णता व्यक्त हो, उसे वाक्य कहते हैं। विद्यार्थियों, आप अपने घरों में, विद्यालय में या जहां कहीं जाते हैं या जिस किसी के साथ होते हैं, हमेशा बातचीत करते रहते हैं। जितनी बातचीत है वह सब की सब वाक्यों में ही होती है। क्यों? क्योंकि आप अपने विचार कहते हैं, दूसरे के विचार सुनते और समझते हैं। तो यह जो विचारों का आदान प्रदान होता है, यह वाक्यों में ही संभव है। अतः आपने देखा कि वाक्य आपके जीवन का हिस्सा है। अब आप वाक्य के बारे में जान चुके कि वाक्य क्या है, वाक्य की परिभाषा आप जान गए और शब्द और पद के अंतर को आप समझ गए। आप यह समझ गए कि वाक्य में प्रयोग किए हुए शब्द शब्द नहीं कहलाते बल्कि पद कहलाते हैं। इतना आपने जान लिया। अब रचना के आधार पर वाक्य जो आपके पाठ्यक्रम में है, रचना के आधार पर वाक्य के क्या भेद हैं जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है, आइए अब हम उसे देखते हैं। वाक्य आपने पढ़ा, अब हम वाक्य के भेद देखते हैं रचना के आधार पर। यह ध्यान दीजिए, मैं एक वाक्य लिखता हूं। शिक्षक अब ऑनलाइन पढ़ाएंगे। एक दूसरा वाक्य लिखता हूं मैं,
प्रधानाध्यापक ने कहा, आप ध्यान देते चलेंगे वाक्यों पर, मैं क्या लिख रहा हूं और अंतर में पूछूंगा, आपको बताना है। प्रधानाध्यापक ने कहा कि ऊपर वाला वाक्य पूरा उतार दीजिए नीचे। शिक्षक अब ऑनलाइन पढ़ाएंगे। दो वाक्य हो गए। मैं एक और वाक्य लिख देता हूं। लॉकडाउन के कारण विद्यालय बंद है और इसमें और के बाद आप पहला या दूसरा कोई भी एक वाक्य आप जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा यह तीसरा वाक्य। लॉकडाउन के कारण विद्यालय बंद है और शिक्षक अब ऑनलाइन पढ़ाएंगे, या लॉकडाउन के कारण विद्यालय बंद है और प्रधानाध्यापक ने कहा कि शिक्षक अब ऑनलाइन पढ़ाएंगे। ऊपर वाला ही जोड़ दीजिए। तीन वाक्य आपके सामने हैं और मैंने कहा था कि आप ध्यान देते रहेंगे, मैं लिख रहा हूं क्या अंतर है तीनों वाक्यों में। सोचिए, पहले वाक्य में आप देख रहे होंगे एक क्रिया है, सिर्फ एक क्रिया है और इस वाक्य में विचार पूर्ण हो जा रहा है, शिक्षक अब ऑनलाइन पढ़ाएंगे। आप समझ गए कि शिक्षक ऑनलाइन पढ़ाएंगे, यह विचार पूर्ण हो जा रहा है। दूसरे वाक्य में एक क्रिया यहां है और दूसरी क्रिया यहां है। प्रधानाध्यापक ने कहा, अगर मैं यहीं रोक दूं वाक्य को, हम इधर का छोड़ करके केवल इतना ही पढ़ें, प्रधानाध्यापक ने कहा, तो आपको कोई अर्थ स्पष्ट हुआ? आप किसी विचार को समझे? नहीं समझे। आप क्यों नहीं समझे? क्योंकि अधूरा अधूरा लग रहा है। इसमें जब हमने एक और वाक्य की के माध्यम से एक और वाक्य हमने जोड़ा, कि अव्यय शब्द है, कि अव्यय के माध्यम से हमने एक और वाक्य जोड़ दिया, शिक्षक अब ऑनलाइन पढ़ाएंगे, तब इस वाक्य का पूरा अर्थ क्लियर हो गया। आप यह कह सकते हैं कि यह और की के बाद का यह, ये दो उपवाक्य मिल करके तब एक वाक्य बनाते हैं, मिश्रित हैं, मिले हुए हैं। इसीलिए यहां भी अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। अगर मैं यहां के बाद अगर पढ़ दूं कि शिक्षक अब ऑनलाइन पढ़ाएंगे, तो यह की अर्थ को स्पष्ट बना देगा और अर्थ को अस्पष्ट बना देगा, तो हमें जरूरत हो जाएगी इसके दूसरे उपवाक्य की। तीसरे वाक्य को देखिए क्या है। अगर और को आप छिपा ले जाएं और इस वाक्य को पढ़िए, लॉकडाउन के कारण विद्यालय बंद है, तो आपको पूरा का पूरा अर्थ क्लियर है, अर्थ स्पष्ट है, विचार पूर्णता भी है। लॉकडाउन के कारण विद्यालय बंद है, आपको पूरा विचार, पूरी की पूरी बात आप समझ रहे हैं इसमें। और के माध्यम से हमने एक दूसरा वाक्य जोड़ दिया, शिक्षक अब ऑनलाइन पढ़ाएंगे, इस वाक्य का भी अर्थ स्पष्ट है। तीनों में अब अंतर आप समझ गए होंगे। यहां पहले वाक्य में सिर्फ
पहले वाक्य में सिर्फ एक क्रिया है, दूसरे वाक्य में दो क्रियाएं हैं और दो काम हो रहे हैं। प्रधानाध्यापक ने कहा एक और शिक्षक अब ऑनलाइन पढ़ाएंगे दूसरा। ये दोनों मिश्रित हैं, मिले हुए हैं। और तीसरे में दो स्वतंत्र वाक्य इस और संयोजक अव्यय पद के माध्यम से जुड़े हैं। तो जो वाक्य सिर्फ एक क्रिया रखते हैं, यानी एक उद्देश्य एक विधेय रखते हैं, उद्देश्य और विधेय क्या होता है मैं आपको विस्तार से पूरा पढ़ाऊंगा अगले खंड में। अभी आप इसे देख लें कि जो वाक्य सिर्फ एक क्रिया रखते हों, सिर्फ एक विधेय रखते हों, वे क्या कहलाते हैं? सरल वाक्य कहलाते हैं, साधारण वाक्य कहलाते हैं। अंग्रेजी में इनको सिंपल सेंटेंस कहते हैं। दूसरे वाक्य जो दो उपवाक्यों से बने होते हैं, दोनों उपवाक्य जुड़कर मिश्रित होकर के मिल करके उसके अर्थ को स्पष्ट करें, तो वे वाक्य मिश्र वाक्य, मिश्रित वाक्य या अंग्रेजी में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाते हैं। तीसरे वाक्य वे होते हैं जो दो वाक्यों के जोड़ से बने होते हैं। दो वाक्य जुड़कर तीसरे प्रकार के वाक्य होते हैं वे जब दो प्रकार के वाक्य, चाहे एक साधारण वाक्य और एक मिश्रित वाक्य, चाहे दोनों मिश्रित वाक्य, चाहे एक सरल वाक्य और एक मिश्रित वाक्य, जुड़ करके जब वाक्य बनाते हो तो उनको संयुक्त वाक्य कहते हैं। अंग्रेजी में उनको कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। संयुक्त वाक्य या कंपाउंड सेंटेंस की खासियत यह है कि इसमें दो वाक्य जुड़े होते हैं और संयोजक अव्यय के माध्यम से। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या मिश्र वाक्य की खासियत यह है कि इसमें एक उपवाक्य और दो उपवाक्य, ये दो उपवाक्य जुड़े होते हैं। और सरल वाक्य, साधारण वाक्य की खासियत यह है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक विधेय ही होता है। उद्देश्य भी एक होता है और विधेय भी एक होता है। कभी कभी कुछ अपवादों में उद्देश्य दो मिल जाते हैं, ध्यान रखिएगा, लेकिन विधेय हमेशा एक होगा। विधेय क्रिया को कहते हैं, हमेशा एक होगा। तो आपने रचना के अनुसार वाक्य के क्या भेद हैं, आपने यह देखा। क्या क्या भेद हैं? पहला है सरल वाक्य, दूसरा है मिश्र वाक्य और तीसरा है संयुक्त वाक्य। अब हमने देखा कि रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा मिश्र वाक्य और तीसरा संयुक्त वाक्य। अगले वीडियो में हम तीनों के बारे में बहुत विस्तार के साथ पढ़ेंगे ताकि परीक्षा में आपके सामने कोई भी समस्या न आए। परीक्षा में इन तीनों के आधार पर कैसे प्रश्न बनाए जाते हैं, किस तरह के प्रश्न आएंगे, उन सब को बताते हुए मैं विस्तार के साथ इस पर चर्चा करूंगा और सारी बातों को बताऊंगा। अभी आप केवल इतना समझ लें, हमने क्या बताया? सरल वाक्य। सरल वाक्य में क्या होता है? एक उद्देश्य और एक विधेय। सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय। मिश्र वाक्य में क्या होता है? दो उपवाक्यों का जोड़, दो उपवाक्यों का जोड़ या मिश्रण, मिलावट। और ये दो उपवाक्यों का जो मिलावट है, यह संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य
और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य, 3 तरह के मिश्रण हैं। तो जब हम मिश्र वाक्य के बारे में आगे विस्तार से चर्चा करेंगे तो उनको उदाहरण के साथ आपको बाकायदे समझाऊंगा मैं। संयुक्त वाक्य में क्या होता है? 2 वाक्यों का जोड़। सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय, मिश्र वाक्य में 2 उपवाक्यों का मिश्रण और संयुक्त वाक्य में 2 वाक्यों का जोड़। संयुक्त वाक्य में 2 वाक्य जुड़े होते हैं, मिश्र वाक्य में 2 उपवाक्य मिश्रित होते हैं, मिले होते हैं, और सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। विद्यार्थियों, अब तक हमने जो पढ़ा, वाक्य क्या है? तो वाक्य पदों का वह क्रमबद्ध एवं सार्थक समूह है जिससे किसी एक विचार की पूर्णता होती है। यानी वाक्य में पदों का समूह होता है, उनमें हिंदी व्याकरण के नियम के अनुसार कर्ता, कर्म और क्रिया की क्रमबद्धता होती है। यह क्रमबद्धता होने से ही उसमें सार्थकता आती है और जिस उद्देश्य से वह वाक्य लिखा गया है उस विचार से आप अवगत हो जाते हैं। ये 4 चीज़ें होती हैं वाक्य में। इसके साथ ही साथ हमने यह जाना कि एक शब्द भी एक वाक्य हो सकता है और एक पूरा का पूरा हजारों शब्दों का पाठ भी एक महावाक्य होता है। कैसे होता है? हमने हाँ और 2 बैलों की कथा कहानी के माध्यम से यह देखा। साथ में हमने शब्द और पद में क्या अंतर है यह जाना। शब्द स्वतंत्र अर्थ रखते हैं, लेकिन जैसे ही वह वाक्य में प्रयुक्त होते हैं या उनमें विभक्तियां जुड़ जाती हैं, उनका अर्थ वाक्य के अनुसार निश्चित हो जाता है। तो शब्द और पद में यह अंतर है, हमने देखा। अब हमने रचना के आधार पर वाक्य के भेद देखे। रचना के आधार पर वाक्य के यह 3 भेद हैं: सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। इनमें इन तीनों वाक्यों में कौन कौन सी महत्वपूर्ण और सूक्ष्म बातें हैं जिनके आधार पर परीक्षा में प्रश्न बनाए जाते हैं, या इन तीनों वाक्यों को एक दूसरे में बदलने के लिए जो पूछा जाता है, कहा जाता है कि सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलिए, पूछ दिया जाएगा परीक्षा में। मिश्र वाक्य दिया गया होगा और कह दिया जाएगा कि इसे सरल वाक्य में बदलिए, या विशेषण आश्रित मिश्र वाक्य दिया रहेगा और आपसे कह दिया जाएगा कि इसे संज्ञा आश्रित उपवाक्य में बदलिए या इसे सरल वाक्य में बदलिए। तो ऐसी जो गूढ़ और सूक्ष्म बातें हैं, उन गूढ़ और सूक्ष्म बातों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में जब हम मिलेंगे तो सरल वाक्य पर विस्तार के साथ चर्चा करेंगे और साथ में मिश्र वाक्य को भी समय रहेगा तो मिश्र वाक्य को भी हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcerg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।